एक ऐसी दुनिया जहां ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया है और सब कुछ तबाह कर दिया है। इंसानों की सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शहर अब रहने लायक नहीं बचे हैं। एक लड़का जिसका नाम मार्को है, अपने पापा के साथ बचपन से जंगल में रह रहा है ताकि बाहर की खतरनाक दुनिया से बचा जा सके। उसके पापा उसे एक बंदूक देते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन मार्को अभी छोटा है और उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं कि वो बंदूक को चला सके। बंदूक उसके हाथ से फिसल जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वो डर के मारे अपने पापा की ओर देखता है। हालांकि दोनों एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए निर्भर हैं, उसके पापा बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा बात नहीं करते। वो मार्को की परवरिश में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते, जिससे मार्को को अकेलापन महसूस होता है। फिर भी उसके पापा को जंगल के बाहर की ज़ॉम्बी से भरी दुनिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक मार्को खुद को बचा नहीं सकता, उसके पापा उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। मार्को को बाहर की दुनिया को लेकर बहुत जिज्ञासा होती है। हर बार जब वो पानी भरने जाता है तो वो नदी के पास एक पेड़ पर निशान बनाता है। धीरे धीरे ये निशान और दूर तक पहुंचने लगते हैं। एक दिन जंगल में घूमते हुए मार्को को एक पुराना और छोड़ा हुआ आरवी दिखाई देता है। वह धीरे धीरे पास जाता है और अंदर झांकता है। वह खिड़की से चढ़कर अंदर जाता है और वहां चीजें देखने लगता है। एक शेल्फ पर उसे एक खिलौना मिलता है। जैसे ही वह उसे देख रहा होता है, अचानक एक काली परछाई आरवी के अंदर दिखाई देती है। डर के मारे मार्को एक कोने में छिप जाता है और कांपने लगता है, लेकिन वो अजनबी कोई खतरा नहीं लगता। जब वो लड़का खिलौना उसकी ओर बढ़ाता है तो मार्को को समझ आता है कि वह भी उसी की उम्र का एक और लड़का है। उस लड़के की दोस्ताना हरकत से प्रभावित होकर मार्को अपने हेडफोन उतारता है और उसे साथ में म्यूजिक सुनने के लिए कहता है। इस तरह दोनों अकेले लड़कों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत होती है। मार्को जानता है कि वह यह बात अपने पापा को नहीं बता सकता, इसलिए वह मिको द्वारा दिया गया खिलौना छुपा देता है। फिर अपना पानी का बोतल उठाकर तेजी से कैंप की ओर लौट जाता है। लेकिन इस बार मार्को बहुत देर से वापस आता है। उसके पापा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उस पर इतना जोर से चिल्लाते हैं कि मार्को के इकट्ठे किए हुए सभी शाहबलूत जमीन पर बिखर जाते हैं। पापा को लगता है कि वो सिर्फ शाहबलूत इकट्ठे कर रहा था, इसलिए वह और कुछ नहीं पूछते। इसके बाद मार्को अक्सर उस पुरानी आरवी में जाने लगता है और उसे पता चलता है कि मिको वहीं अपनी माँ के साथ रहता है। मिको की माँ मार्को के पापा से बिल्कुल अलग है। वह मिको को अक्सर गले लगाकर प्यार जताती हैं। यह देखकर मार्को भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करता है। जब वह कैंप लौटता है तो अपने पापा को गले लगाने की कोशिश करता है, जैसे मिको की माँ करती हैं, लेकिन उसके पापा उसे तुरंत परे धकेल देते हैं। एक दिन मार्को अपने केबिन में एक औरत की फोटो देखता है जिसे वो नहीं पहचानता। हिम्मत करके वह अपने पापा से उस औरत के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पापा कुछ नहीं बताते, बस कहते हैं जाकर सो जा। एक बार उसके पापा ने उसे एक कहानी की किताब दी थी जिसमें एक परियों जैसी लड़की जंगल छोड़कर एक जगह चली जाती है जिसका नाम था स्टोन वैली। मार्को को लगता है कि उसकी माँ भी वैसी ही कोई परी है और अगर वो स्टोन वैली तक पहुंच जाए तो शायद उसे अपनी माँ मिल जाए। एक दिन जब मार्को और उसके पापा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, तभी अचानक दूर से गोलियों की आवाज आती है। मार्को फौरन एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। वहां से वो देखता है कि मिको की माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठी हैं और उनका हाथ घायल है। फिर अपने पापा को उनके पास जाते हुए देखता है और बिना एक पल की देरी के उसके पापा गोली चला देते हैं। ये देखकर मार्को डर के मारे सीधा घर की ओर भागता है और अपने बिस्तर के नीचे छिप जाता है। वो देर रात तक वहीं कांपता रहता है। जब उसके पापा वापस आते हैं तो वो बिल्कुल बिगड़े हुए हाल में होते हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं, वो शराब पी रहे होते हैं और बड़बड़ा रहे होते हैं। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर मार्को के अंदर ये इच्छा और भी मजबूत हो जाती है कि उसे अपनी माँ को खोजना है, उस माँ को जिसे वह कभी जान ही नहीं पाया। अगली सुबह मार्को अपना सामान पैक करता है और बिना कुछ कहे केबिन से निकल जाता है। वह सीधा मिको के पास जाता है और उसे अपने साथ स्टोन वैली चलने को कहता है। दोनों साथ चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मिको रुक जाता है। वो आगे जाने से मना कर देता है और तब मार्को उसे सब कुछ सच सच बता देता है। थोड़ी ही देर में दोनों लड़के जंगल के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं, उन्हें दूर एक अजीब सी परछाई नजर आती है। वे जल्दी से झुककर छिप जाते हैं और सांस रोक लेते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। धीरे धीरे चलते हुए वे एक पतली सी पगडंडी पर जाते हैं और एक छोड़ी हुई कार में छिप जाते हैं। बाहर से भारी कदमों की आवाजें आती हैं। दोनों लड़के घबराते हुए कार की खिड़कियों से बाहर झांकते हैं। अचानक ज़ॉम्बियों के डरावने हाथ खिड़कियों से टकराने लगते हैं। मिको डर के मारे घबरा जाता है। मार्को उसके कानों को अपने हाथों से ढककर उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसे खुद नहीं पता क्या करना है। तभी बिना किसी चेतावनी के बाहर के सारे ज़ॉम्बी अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और कांपते हुए मार्को देखता है कि सामने उसका पापा खड़ा है। वो जल्दी से मार्को को देखता है कि कहीं उसे कोई चोट या ज़ॉम्बी का कांटा ना हो गया हो। जब सब ठीक लगता है तो वो राहत की सांस लेता है। वो मिको को पूरी तरह नजरअंदाज करता है, मार्को का हाथ पकड़ता है और जोर देता है कि वे तुरंत कैंप लौट जाएं।
लेकिन मार्को इनकार कर देता है। वह अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाता है। वह गुस्से और दर्द से अपने पापा पर चिल्लाता है, कहता है कि वो बुरे इंसान हैं, उन्होंने मिको की मां को मार डाला और शायद उसकी अपनी मां की मौत के पीछे भी वही कारण है। उसके पापा के पास समझाने का वक्त नहीं है। उसे पता है कि जो शोर हुआ है उससे और ज़ॉम्बी जल्दी ही वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन मार्को जाने से मना कर देता है। कोई रास्ता न देखकर उसका पापा मार्को को एक सुरक्षित जगह में छिपा देता है और मिको को बचाने लौट जाता है। उसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। हर गोली के साथ एक ज़ॉम्बी गिरता जाता है। कुछ ही देर में वो मिको तक पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। उसी वक्त मार्को पीछे मुड़कर देखता है और डर के मारे जम जाता है। एक ज़ॉम्बी चुपचाप उसके पीछे आ चुका होता है। डर के मारे वह अपने पापा का बंदूक पकड़ लेता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह बंदूक उठाता है और गोली चला देता है। अचानक चली गोली से उसके पापा चौंक जाते हैं और फौरन मार्को की ओर भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाए, एक ज़ॉम्बी झपट कर उन पर हमला कर देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। सौभाग्य से मार्को के पापा किसी तरह उस ज़ॉम्बी से लड़ने में कामयाब हो जाते हैं और मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। वो फौरन खड़े होते हैं और दौड़कर मार्को के पास पहुंचते हैं। जब उन्हें समझ आता है कि ज़ॉम्बी वाला खतरा अब टल चुका है, तो वो घुटनों के बल बैठकर मार्को को भरोसा दिलाते हैं कि मिको अब सुरक्षित है। फिर वो तेज आवाज में कहते हैं कि उन्हें तुरंत कैंप लौटना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसी पल वो अपनी बांह की आस्तीन ऊपर करते हैं और एक ताजा ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखते हैं। ये देखकर उनके चेहरे पर डर और बेबसी छा जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। वो फौरन मार्को से दूर हटते हैं और खुद को पास के एक पेड़ से जंजीर से बांध लेते हैं। मार्को को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो धीरे धीरे अपने पापा के पास आता है। तभी उसके पापा आखिरकार सच्चाई बताते हैं। वो मिको की मां को निर्दयता से नहीं मारे थे, वह पहले ही ज़ॉम्बी से कट चुकी थीं। उन्हें मारना उनका दर्द खत्म करने का एकमात्र रास्ता था। यह सुनकर मार्को अपने पापा को कसकर गले लगाता है। पापा भी उसे गले लगाना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं उसे भी इन्फेक्ट न कर दें। उन्हें पता है कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। जल्दी ही वे भी एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। भारी मन से वो मार्को से कहते हैं कि अब उसे यहाँ से जाना होगा जितनी जल्दी हो सके। मार्को अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए अपने पापा की बात मानता है। वह मिको का हाथ पकड़ता है और दोनों उस पगडंडी पर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद पीछे से एक गोली चलने की आवाज आती है, जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई। मार्को कुछ पल के लिए रुकता है। उसका दिल दुख से भारी हो जाता है, लेकिन वह चलना नहीं छोड़ता। अब जब उसके पापा उसके साथ नहीं हैं, तो उसे खुद ही मजबूत बनना होगा। रात होने पर मार्को और मिको एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं। मार्को अंदर से टूटा हुआ और भविष्य को लेकर अनजान महसूस करता है, लेकिन अपनी मां की तस्वीर उसे थोड़ी सी उम्मीद देती है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें निकलती हैं, मार्को और मिको अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक चलते रहने के बाद वे आखिरकार जंगल से निकलकर एक बड़े खुले मैदान में पहुंचते हैं। वहां से वे रेल की पटरियों के साथ साथ चलने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कितनी दूर आ चुके हैं, लेकिन उनका खाना अब लगभग खत्म हो चुका है। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पटरियों के किनारे बैठा रेडियो सुन रहा होता है। वह आदमी ध्यान से मार्को को ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसे परख रहा हो। हिम्मत जुटाकर मार्को उस आदमी से खाना मांगता है। आदमी तुरंत कुछ नहीं कहता। वो पहले पूछता है कि वे दोनों कहाँ जा रहे हैं। जब उसे उनकी मंजिल के बारे में पता चलता है, तो वह कहता है कि वह मदद करना चाहता है, लेकिन नहीं कर सकता। वह बताता है कि उसे अपने घर में कई बच्चों का ध्यान रखना होता है। मार्को उत्सुकता से पास की एक इमारत की ओर देखता है, जिसके खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी होती हैं। तभी उसे एक दर्दनाक सच्चाई का एहसास होता है। उस आदमी के बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वह उन्हें मार नहीं सकता, इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर रखा है। उस आदमी से थोड़ा खाना मिलने के बाद मार्को और मिको फिर से यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक दूसरे से बातें करते हैं, मजाक करते हैं, जिससे लंबा सफर थोड़ा आसान लगने लगता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, उन्हें रात गुजारने की जगह ढूंढनी होती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पटरियों पर एक छोड़ी हुई ट्रेन दिखती है, जो उन्हें एक सुरक्षित जगह जैसी लगती है। मार्को धीरे से आगे बढ़ता है और ट्रेन का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकता है, लेकिन अंदर का नजारा उसे चौंका देता है। पूरी ट्रेन ज़ॉम्बियों से भरी होती है। डर के मारे दोनों लड़के पीछे हट जाते हैं। सौभाग्य से वे ज़ॉम्बी अंदर फंसे हुए होते हैं और बाहर नहीं आ सकते। दोनों राहत की सांस लेते हैं और वहां से जल्दी दूर हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक गांव के पास पहुंचते हैं, दो हथियारबंद आदमी अचानक उनके सामने आ खड़े होते हैं। मार्को और मिको के पास न तो हथियार है और न ही कोई बचाव का तरीका। उन्हें मजबूरी में उन आदमियों की बात माननी पड़ती है और वे उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। एक लंबे और तनावपूर्ण सफर के बाद मार्को और मिको को एक सर्वाइवर कैंप में लाया जाता है। वहां का नेता जॉन दोनों लड़कों को ध्यान से देखता है। जब उसे एहसास होता है कि ये दोनों संक्रमित नहीं हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उसके चेहरे पर हैरानी और उम्मीद की झलक आ जाती है। जॉन उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। जब से सालों पहले ज़ॉम्बी संक्रमण फैला है, तब से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, वे सभी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इंसानियत अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इन दो स्वस्थ लड़कों को देखकर जॉन को लगता है कि शायद यही इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है।
उससे विश्वास हो जाता है कि इन लड़कों में वायरस का इलाज ढूंढने की कुंजी हो सकती है। हालांकि जहां मिको मासूम और शांत स्वभाव का है, वहीं मार्को को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। यही बात जॉन को पसंद नहीं आती और अंततः वह आदेश देता है कि मार्को को हटा दिया जाए। लेकिन वह दाढ़ी वाला आदमी जिसे यह काम सौंपा गया है, एक मासूम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह चुपचाप मार्को को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन मार्को मिको को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जब दाढ़ी वाला आदमी उसकी आगे मदद करने से मना कर देता है, तो मार्को अकेले ही चुपके से कैंप में वापस घुस जाता है। वह मिको को ढूंढता है और दोनों किसी तरह गार्ड से बचकर रात के अंधेरे में भाग निकलते हैं। अगली सुबह जब जॉन को पता चलता है कि दोनों लड़के भाग चुके हैं, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह एक पल की देरी किए बिना उस दाढ़ी वाले आदमी के सिर में गोली मार देता है, उसकी गद्दारी की सजा के रूप में। उधर मार्को और मिको को पता ही नहीं होता कि वे कितनी दूर तक भाग चुके हैं। मिको प्यास से कराहने लगता है। थकान और तनाव से परेशान होकर मार्को उस पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि उसे मिको को पीछे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जब वह मिको की मासूम आंसू भरी आंखों में देखता है, तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वह फैसला करता है कि वो मिको के लिए पानी ढूंढेगा। थोड़ी दूरी पर उसे एक छोड़ा हुआ इमारत दिखती है और वह भीतर चला जाता है। वहां पहले से छुपे हुए कुछ भगोड़ों का सामान पड़ा होता है, पुराने कपड़े, कुछ डिब्बे और एक आधी भरी पानी की बोतल। मार्को कुछ कपड़े उठाता है और बोतल लेकर बालकनी की ओर बढ़ता है। वहां से उसे पहली बार जंगल के बाहर की असली दुनिया देखने को मिलती है और नजारा दिल दहला देने वाला होता है। जहां तक नजर जाती है, इंसान अब जिंदा नहीं बल्कि राक्षसी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसी पल मार्को को एक सच्चाई का एहसास होता है। जंगल सिर्फ उसका घर नहीं था, बल्कि उसके पिता द्वारा बनाया गया एक सुरक्षित और मासूम परी कथा जैसा संसार था, जो उसे इस डरावनी सच्चाई से बचाने के लिए था। तभी नीचे से शोर आता है। जॉन और उसके आदमी उन दोनों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके होते हैं। जॉन बिना हिचकिचाए अपनी बंदूक निकालता है और मिको को मारने की तैयारी करता है। लेकिन ठीक उसी पल उनके सिर के ऊपर एक ड्रोन आकर मंडराने लगता है। ड्रोन को देखकर जॉन रुक जाता है और उसका चेहरा अचानक तनाव में आ जाता है। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। जॉन और उसके आदमी तुरंत गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अंधेरे में छुपा मार्को चुपचाप यह सब देखता रहता है। कुछ देर बाद दो पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक वहां आते हैं। मिको मार्को को सिर हिलाकर इशारा करता है कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन तभी मार्को से एक हल्की सी आवाज हो जाती है, जिससे सैनिकों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। मिको यह देखकर जमीन से एक बंदूक उठा लेता है, लेकिन सैनिक बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं और इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, मिको मारा जा चुका होता है। मार्को का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि मिको ने उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। सैनिक वहां से चले जाते हैं। तब मार्को धीरे धीरे अपनी हिम्मत समेटता है और अकेला ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, अब भी अपनी मां को ढूंढने की उम्मीद लिए। लेकिन स्टोन वैली नाम की कोई जगह असल में थी ही नहीं। वह सिर्फ एक कहानी थी जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी। जैसे जैसे वह जंगल की परी कथा जैसी दुनिया से दूर होता है, उसे असली और बेरहम सच्चाई का एहसास होने लगता है। गुस्से और दुख में वह कहानी की किताब फाड़ देता है और जोर से चीख उठता है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए वहां सिर्फ ठंडी और खामोश हवा होती है। वह एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और नीचे फैले हुए विशाल शहर को देखता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा के साथ वह शहर की ओर बढ़ता है, एक ऐसी जगह जहां वह कभी नहीं गया था। एक पत्थरों का विशाल जंगल, शायद यही असली स्टोन वैली है। लेकिन यह शहर अब भी ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। मार्को सावधानी से उनसे बचते हुए चलता रहता है और अंततः एक छोड़े हुए अस्पताल तक पहुंचता है। वहां वह एक मरीज के कमरे का दरवाजा खोलता है और हैरानी से देखता है कि सामने एक सफेद कपड़ों में महिला खड़ी है, वही आकृति जिसे वह बचपन की परी कथा में देखता आया है। उसे अपनी मां समझकर मार्को धीरे धीरे उस महिला के पास जाता है और उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक वह महिला उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। अगले ही पल मार्को को अपने हाथ की पीछे की ओर तेज जलन महसूस होती है। वह महिला पलटती है और जहां उसे एक परी जैसा चेहरा दिखना चाहिए था, वहां एक भयानक ज़ॉम्बी का चेहरा होता है। डर से कांपता हुआ मार्को अपनी जान बचाकर भागता है और पीछे से दरवाजा एक लोहे की छड़ से बंद कर देता है। ज़ॉम्बियों की दीवार पर तेज तेज चोट करने की आवाजें पूरे माहौल को भर देती हैं। इतनी बेरहम सच्चाई के सामने मार्को अंदर से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह अस्पताल से जैसे तैसे भाग निकलता है, लेकिन अब उसका चेहरा खाली और भावहीन है। चलते चलते वह एक दीवार के पास पहुंचता है जहां कई लापता लोगों के नोटिस चिपके होते हैं। वह चुपचाप अपनी मां की तस्वीर वहां जोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वह एक सुनसान इमारत के अंदर कुछ आवाज सुनकर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसे समझ आता है कि वह सिर्फ एक होलोग्राम प्रोजेक्शन था, लेकिन उस आवाज ने ज़ॉम्बियों का झुंड आकर्षित कर लिया है। कमजोर लोहे का दरवाजा अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। थका हुआ, टूटा हुआ और हार मान चुका मार्को अब भागने की कोशिश नहीं करता। वह अपने हेडफोन पहन लेता है और ज़ॉम्बियों के अंदर आने का इंतजार करता है। लेकिन तभी आसमान से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है।
जब मार्को अपनी आंखें खोलता है तो पहली बार वह उस परी को देखता है जिसे वह अब तक ढूंढता रहा था। उसका तेज प्रकाश आंखों को चौंका देता है। वह महिला सैनिक अपना मास्क उतारती है और जैसे ही मार्को के हाथ का जख्म देखती है तुरंत अपनी बंदूक निकालती है। लेकिन मार्को निडर होता है। वह शांत मन से उस सैनिक को गले लगाता है और उसके गाल से आंसू पोंछता है। तभी उस महिला सैनिक की नजर मार्को की हथेली पर बने एम के निशान पर जाती है। यह निशान उस नई पीढ़ी का प्रतीक होता है जो इस महामारी के बाद पैदा हुई है और जो इस वायरस के प्रति पूरी तरह से इम्यून है। यही वे बच्चे हैं जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद हैं। मार्को उसका हाथ थाम लेता है और दोनों साथ में उस बर्बाद हो चुकी दुनिया से दूर निकल जाते हैं। अगर आपको ऐसे दिल को छू लेने वाले मूवी रिकैप्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।